लिजिटिमेसी और अथॉरिटी में डिफरेंस क्या है? लिजिटिमेसी का मतलब है कि जब आपने कोई डिसीजन लिया है, हाँ, कि आपने कोई भी डिसीजन लिया है, उसको फॉलो किया जाए। अथॉरिटी का मतलब है कि आप उस कुर्सी के ऊपर बैठे हो कि आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है। सबसे पहले इंसान के हाथ में पावर आती है। पावर जो है वो हर एक चीज का क्रक्स है। इस चीज को समझो। ठीक है। पावर जो है वो हर एक चीज का क्रक्स होती है। अगर पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी, कोई लिजिटिमेसी नहीं रहेगी। ठीक है। पावर का मतलब होता है कि आप एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है। वो इन्फ्लुएंस किसी भी तरह से हो सकता है कि आपके पास एक कुर्सी है। लेट्स से यू आर एन आईएएस ऑफिसर। तो आप कहीं पे भी बैठे होगे, आपसे पूछा जाएगा, आपसे जो है वो अनुमति ली जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब होता है दैट यू हैव दैट लीगल पावर। वो जो है वो एक लीगल या फिर आपके पास एक कुर्सी की पावर है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है देयर इज कल्चरल पावर ऑल्सो। जैसे कोई भी आप डिसीजन लोगे, शादी का डिसीजन लोगे, तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को पूछोगे। ठीक है। तो इस तरह से पावर के अलग अलग स्रोत होते हैं, सोर्सेज होते हैं पावर के। ओके। तो पावर का मतलब होता है कि आप किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। कीवर्ड जो है दैट इज इन्फ्लुएंस। फिर उसके बाद बात आती है अथॉरिटी की। अथॉरिटी का मतलब है दैट यू आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है। डिसीजन मेकिंग के लिए, अब डिसीजन मेकिंग आपकी कुर्सी के ऊपर है, आपके पास वो कुर्सी हासिल है कि आप जो डिसीजन है वो ले सकते हो, अपने दम पे ले सकते हो। देन यू हैव अथॉरिटी। फिर उसके बाद जब आपका डिसीजन फॉलो किया जाए मासेस के द्वारा, इसका मतलब है आपकी लोगों में लिजिटिमेसी भी बनी हुई है। ठीक है। गॉट द पॉइंट। सो पहले पावर आती है, हर एक चीज का क्रक्स है इसमें पावर। फिर उसके बाद बात आती है अथॉरिटी की, फिर उसके बाद बात आती है लिजिटिमेसी की। कई बार कुर्सी डिसीजन ले लेती है। जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे डिसीजंस हैं, लेकिन सोसाइटी फॉलो नहीं करती। जैसे गवर्नमेंट ने लेट से डिसीजन ले लिया, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि लिविंग इन रिलेशनशिप्स जो हैं वो अब लीगलाइज्ड हैं। ठीक है। बट क्या लोग इसको फॉलो करेंगे? तो इसका मतलब क्या है कि लिजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट इज क्वेश्चनेबल। ठीक है। गॉट द पॉइंट। सो दिस इज इट। तीनों चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। ठीक है। पावर सबसे पहले है, फिर उसके बाद जो है अथॉरिटी है, फिर उसके बाद लिजिटिमेसी है। देखिए, इस प्रोग्राम के दो मेजर मोटिव्स हैं। ठीक है। पहला मोटिव है कि आपका एक जो रिदम है वो बनाया जाए। रोज सुबह आप जो है वो आंसर राइटिंग करो, कम से कम एक आंसर या दो आंसर लिखो बैठ के। ठीक है। क्योंकि लाइव लिख रहे हैं तो इसके अंदर वो आपके पास भी नहीं रहेगा कि आज लिख लेंगे, परसों लिख लेंगे, तरसों लिख लेंगे। लाइव का मतलब है अभी लिखना है। ठीक है। तो उस आंसर राइटिंग को करो बैठ के, तो ये एक रिदम बनाएगा। वही बात आ जाती है कि 21 दिन में जब जो भी आप रेगुलरली काम करोगे, चाहे दो आंसर ही क्यों ना लिखो, एक ही क्यों ना लिखो, आपका एक रिदम बन जाएगा। ठीक है। वो एक हैबिट डल जाएगी। फिर धीरे धीरे मोमेंटम जो है वो बनता चला जाता है। पहली चीज तो जो है वो ये है। दूसरी चीज है सेल्फ इवेल्युएशन। सेल्फ इवेल्युएशन, आप खुद को देख सकते हो कि क्या मेरे पास इतनी समझ है, जो मैं आज लिख रहा हूँ इसकी समझ है मेरे पास या नहीं है। ठीक है। जो कंटेंट इम्पॉर्टेंट है, क्या वो मेरे पास है या नहीं है। ठीक है। अगर नहीं है तो यू कैन सीक गाइडेंस।
ठीक है, तो मेरा जो है वो नंबर है सबके पास, आप बात कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, मेरे साथ नहीं करना चाहते, कोई भी आपका मेंटर रहा हो, कोई भी आपका गाइड रहा हो, कोई बड़ा जो है वो आपका जो तैयारी कर रहा हो, दोस्त हो, सगा-संबंधी हो, कोई भी, उसके साथ आप बात करें। क्योंकि अगर अब सेल्फ इवैल्यूएट नहीं किया, इसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद लेट्स से प्री निकल भी जाता है होपफुली, तो फिर कब करोगे? ये चीज़ें फिर बाद में प्रीलिम्स के बाद में दिक्कत देंगी, मेंस पूरा का पूरा खत्म हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है? तो 2 मेजर एम्स हैं इसके, ठीक है? बाकी इन क्वेश्चंस को, इन आंसर्स को रट्टा लगा लोगे, कुछ नहीं होने वाला इससे, ठीक है? तो सिर्फ़ 2 चीज़ें जो हैं वो इन लाइव सेशंस के अंदर आपको सेल्फ इवैल्यूएट करनी है, ठीक है? चलिए, सो पहला क्वेश्चन करते हैं, दैट शमन, सॉर्सरर एंड मेडिसिन मैन, ठीक है? देखो, ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है दैट जब शॉर्ट नोट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर एंड उपयोग होता है या फिर कॉमा उपयोग होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि पहले शमन को बता देना, सॉर्सरर को बता देना, मेडिसिन मैन को बता देना, ठीक है? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है। इसका मतलब ये है दैट यू हैव टू स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज़, ठीक है? आप शमन किस तरह से, सॉर्सरर और मेडिसिन मैन तीनों किस तरह से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, एक ट्राइबल सोसाइटी के अंदर या फिर एक सोसाइटी के अंदर, उनको बताना है आपने, ठीक है? इस रिलेशनशिप को आपने समझाना है इनके बीच में, ठीक है? देखो, हु इज़ अ शमन? शमन कौन होता है भाई? अगर लेट्स से आई इवैल्यूएट योर एग्जिस्टिंग नॉलेज, हु इज़ अ शमन? कोई बता सकता है? जिसके अंदर माता आती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है? ओके, हाँ, दैट इन्फ्लुएंस स्पिरिट्स। 2 मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ट्राइबल हीलर, अच्छा, मैं इस चीज़ को समझाता हूँ, रुको। जस्ट गिव मी अ सेकंड। बेटा यही दिक्कतें आती हैं दैट हमने चीज़ों को समझा नहीं होता, पढ़ लेते हैं हम लोग। ओके, इफ अगर आपने अभी तक डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो बेसिकली जो है वो आप पिंड कमेंट्स या फिर पिंड मैसेजेस में जाइए, वहाँ पे आपको डिस्कशन ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए बेसिकली, क्योंकि यू हैव ज्वाइंड अ ब्रॉडकास्ट ग्रुप, ठीक है? चलो। हाँ, देखो, शमन जो है, ही इज़ अ रिलीजियस प्रैक्टिशनर। शमन, अगर हम वर्ड के ऊपर जाएं, शमन का मतलब होता है जो कि रिलीजियस प्रैक्टिशनर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके अंदर जो है वो बताया, सैम ने बताया दैट जिसके अंदर माता आती है। प्रताप लिख रहा है हु इन्फ्लुएंसेस स्पिरिट्स, ठीक है? तो शमन जो है वो विजिबल, हाँ, जैसे अंकित ने लिखा था दैट ये जो है वो स्पिरिट, ये एक इंटरमीडिएटरी होता है,
बिटवीन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड दैट इज विजिबल बिफोर अस। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, कंतारा मूवी का आपने दिया, तो ही इज अ कम्युनिकेटर बिटवीन द अदर वर्ल्ड। अच्छा, शमन जो है ही इज बेसिकली द रिलीजियस प्रैक्टिशनर। होता क्या है कि जनरली जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं उनके अंदर एनिमिज्म फॉलो हो रहा होता है, यानी कि वो जो है वो सोल वर्शिप कर रहे होते हैं। अब सोल वर्शिप के अंदर आपने सोल के साथ, किसी आत्मा के साथ या फिर किसी सुपर नेचुरल पावर के साथ कम्युनिकेट करना है। आप किस तरह से कम्युनिकेट करोगे? विद द हेल्प ऑफ एन इंटरमीडिएटरी। और वो जो है वो इंटरमीडिएटरी ही इज द शमन। वो अलग अलग टेक्निक्स अपनाता है। जैसे ये माता आने वाले टेक्निक है, दिस इज नोन एज पोजेशन। ठीक है, कि जब हम कहते हैं कि किसी एक बॉडी के अंदर बाहरी जो है वो कोई आत्मा आ चुकी है, उसको हम कहते हैं पोजेशन। पोजेशन इट इज वन ऑफ द टेक्निक्स जिसके साथ बेसिकली एक शमन जो है वो आपको आउटवर्डली स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करवाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे स्पिरिट्स की पूजा हो रही है, स्पिरिट वर्शिप हो रही है। सो जो शमन है ही बिकम्स अ रिलीजियस प्रैक्टिशनर। ठीक है, वो रिलीजियस प्रैक्टिशनर बन जाता है। गॉट द पॉइंट? देन उसके बाद बात आती है सॉसरर की। ठीक है, हु इज अ सॉसरर? हाँ बिल्कुल, शमन इज जस्ट लाइक अ प्रीस्ट। अच्छा, फिर सॉसरर क्या होता है भाई? सॉसरर इज द मैजिक मैन। मैजिक मैन, ठीक है। देखो, शमन रिलीजियस प्रैक्टिशनर है। रिलीजियस प्रैक्टिशनर के अंदर क्या है? यू आर जस्ट एन इंटरमीडिएटरी। समझ रहे हो इस बात को? सामने वाले का काम हो या ना हो, ये आपका बिल्कुल टू ना टप्पे वाला, बिल्कुल। तो सामने वाले का काम हो या ना हो, ये आपकी सिरदर्दी नहीं है, शमन की सिरदर्दी नहीं है। शमन इज जस्ट एन इंटरमीडिएटरी। आप आउटवर्डली स्पिरिट से कुछ पूछना चाहते हो, शमन कहेगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूछवा देता हूं उससे। तो शमन बेसिकली उस चीज का एक इंटरमीडिएटरी बन जाता है, दैट इज इट। सॉसरर ही इज अ मैजिक मैन। मैजिक मैन जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ मैं आपका काम करवा दूंगा, मेरे हाथ में स्पिरिट्स हैं। ठीक है, गॉट द पॉइंट? सो सॉसरर बिकम्स द मेल विच। जैसे अध्ययन ने लिखा है, मेल विच। ओके, हाँ। तो इविल हो या ना हो, वाइट या ब्लैक मैजिक कर रहा हो, ये हमें नहीं पता है। ही मे बी परफॉर्मिंग द वाइट मैजिक। वाइट मैजिक जैसे इंटेंसिफिकेशन के लिए होता है। व्हाट इज इंटेंसिफिकेशन? आप क्रॉप्स को बीजना चाहते हो, ठीक है, आप हार्वेस्टिंग करना चाहते हो, आप चाहते हो कि बढ़िया हार्वेस्ट निकले, मेरा सीजन बढ़िया निकल जाए। सो फॉर दैट वाइट मैजिक इज परफॉर्म्ड। वाइट मैजिक इज परफॉर्म्ड पब्लिकली, जैसे ट्रोबरी एंड आइलैंडर्स के अंदर होता है। ठीक है, वो चाहते हैं कि हमारा फिश का कैच जो है वो बढ़िया निकले। सो बिफोर दे गो टू दी फिशिंग, वो वाइट मैजिक परफॉर्म करते हैं। और वाइट मैजिक जो है वो सॉसरर परफॉर्म करता है। सॉसरर जनरली इज द मेल। ठीक है, हो सकता है कि सॉसरर फीमेल भी हो। जो विच है, विच इज अ नेगेटिव कोनोटेशन। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को, खास करके ऐसी किसी औरत को जो है वो संबोधित कर रहे होते हैं जो कि सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही होती या फिर सोशल नॉर्म्स के विरुद्ध जा रही होती है, एंड शी मे और मे नॉट बी कनेक्टेड विद द इविल फोर्सेस, ठीक है, देन इट इज नोन एज द विच। हाँ, मेल बेबी के लिए करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सो ये सारी चीजें जो हैं इट इज परफॉर्म्ड बाय सॉसरर। ठीक है, ही मे और मे नॉट बी द इवल फिगर। ठीक है, गॉट द पॉइंट? तो सॉसरर ज्यादातर जो है वो सोसाइटीज के अंदर एक बहुत बड़े पब्लिक फिगर्स होते हैं, बिकॉज दे परफॉर्म द वाइट मैजिक। ठीक है, आप जाएंगे तिब्बतियंस के अंदर भी जाएंगे तो भी उनके अंदर भी सॉसरर्स मिलेंगे, शमन्स मिलेंगे, शमन कम सॉसरर्स मिलेंगे। एंड दे आर हाईली हाईली पॉपुलर पब्लिक फिगर्स। ठीक है जी।
देन उसके बाद बात आती है मेडिसिन मैन की। हु इज अ मेडिसिन मैन? मेडिसिन मैन जो कि आपको डिसीजेस से क्योर करता है। बिल्कुल। हाँ, शमन भी कई सोसाइटीज के अंदर मैजिक करते हैं। मैं इस चीज के ऊपर आता हूं अभी। ठीक है। हु इज अ मेडिसिन मैन? मेडिसिन मैन इज बेसिकली जो कि आपको डिसीज से क्योर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सांप लड़ गया एंड देयर इज समबडी इन द सोसाइटी हु नोज कि जड़ी बूटियों को कैसे मिलाना है और आपका क्योर कैसे करना है। ठीक है। अब देखो, ट्राइबल को हॉस्पिटल का तो एक्सेस होता नहीं है। 4-4 घंटे बाद जो है वो ट्रेवल करने के बाद एक हॉस्पिटल आता है। ना ही इतनी बढ़िया सड़कें बनी हुई हैं जैसे आजकल जो है वो। आप जाइएगा छत्तीसगढ़ के अंदर, जाइएगा झारखंड में जाइएगा, तो चाहे कितना मर्जी भारत निर्माण हो चुका हो, कितना मर्जी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा हो, लेकिन फिर भी अभी तक बहुत सारे ऐसे गांव कूचे हैं, बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं। बिल्कुल। तो जहाँ पे आपको जो एक्सेस है वो नहीं मिलता है। ठीक है। तो वहाँ पे उनके इंडिजिनस जो हैं वो ट्राइबल मेडिसिन मैन होते हैं जो कि आपको डिसीज से क्योर करते हैं। ठीक है। कोई बीमारी हो गई, सांप लड़ गया, कुछ भी है, डेंगू है, मलेरिया है, तो वो रादर देन टेकिंग दैट पर्सन टू दी हॉस्पिटल, वो वहीं पे जड़ी बूटियों से जो फर्स्ट एड है, जो क्योर है, वो देने की कोशिश करते हैं। ओके। सो ये जो है वो तीन चीजें हैं। शमन, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स रिलीजन। सॉसरर, इट रिप्रेजेंट्स मैजिक। मेडिसिन मैन, इट रिप्रेजेंट्स रिलीजन। सो ये जो तिकड़ी है ये हमें ये बताती है दैट तीनों चीजें, मैजिक, रिलीजन, साइंस, ये तीनों चीजें जो हैं ये को एग्जिस्ट करती हैं एक ट्राइबल सोसाइटी के अंदर। ठीक है। तो सवाल जो है वो इस चीज के ऊपर आ रहा है। सवाल कहाँ पे जा रहा है? सवाल इसी चीज के ऊपर आ रहा है कि किस तरह से तीनों चीजें, ये तीनों का तिकड़ा जो है वो ट्राइबल सोसाइटी के अंदर को एग्जिस्ट करता है। पहले हम क्या समझते थे कि सबसे पहले मैजिक आता है, फिर उसके बाद रिलीजन आता है, फिर उसके बाद साइंस आती है। ठीक है। तो ये जो है वो ऐसे चलेगा, और तीनों के अंदर प्रॉपर डिस्टिंक्शन बना दी थी फ्रेजर भाई साहब ने। लेकिन ये जो तिकड़ा है ये हमें यही चीज समझाता है, बिकॉज अगर आप तिब्बतियंस के अंदर चले जाएंगे या फिर आप साइबेरियन सोसाइटी के अंदर, जैसे युक्त की आपने एग्जाम्पल दिया है, याकुत का या फिर युक्त का एग्जाम्पल दिया है, तो बेसिकली उसके अंदर क्या होता है दैट शमन, सॉसरर और मेडिसिन मैन तीनों एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है। आप अमेरिकन इंडियंस के अंदर चले जाएंगे, अमेरिकन इंडियंस के अंदर भी यही मिलेगा बहुत सारे ट्राइबल्स के अंदर कि शमन, सॉसरर, मेडिसिन मैन एक ही व्यक्ति होता है। उसके पास, एक ही व्यक्ति के पास सारी नॉलेज होती है। ठीक है। गॉट द पॉइंट? भाई असेंस समझ में आ गया क्वेश्चन का? हाँ बिल्कुल, शमन भी मैजिक करते हैं। बिकॉज जैसे हमारे यहाँ पे जो हवन कुंड है, जब यज्ञ वगैरह करते हैं, हवन कुंड को जो है वो लगाया जाता है, नारियल फोड़ा जाता है, या फिर सिंदूर का उपयोग किया जाता है। वो सारी चीज़ें जो है वो तंत्र आती हैं। ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है दे आर पार्ट ऑफ मैजिक। तो हमारे यहाँ पे भी पहले मैजिक सेरेमनी की जाती है, फिर उसके बाद रिलीजियस सेरेमनी जो है वो परफॉर्म की जाती है। ठीक है। गॉट द पॉइंट? तो आपके पास जो है वो इस तरह से दोनों चीज़ें साथ के साथ परफॉर्म होती हैं। सो इवेंचुअली जो भी यज्ञ करने बैठता है, प्रीस्ट बैठता है, ही इज शमन ऑल्सो, सॉसरर ऑल्सो। ठीक है। सो बेसिकली क्वेश्चन का जो कहना है वो यही है कि तीनों चीजें को एग्जिस्ट करती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शमन इज ऑल्सो द मेडिसिन मैन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। छोटा भीम में धोने वाला, हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है।
दिस इज़ अ वेरी एफिशिएंट वे कि आप अपने समाज को देखते हो और उसके हिसाब से आप चीज़ों को इवैल्यूएट करते हो, ठीक है? चलो, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एवरीथिंग इज़ क्लियर? ओके, सो इंट्रोडक्शन करेंगे दैट शमन, सॉर्सरर एंड मेडिसिन मैन दे आर द वाइटल फिगर्स इन मैनी इंडिजिनस सोसाइटीज सर्विंग इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द नेचुरल एंड द स्पिरिट रेल्म्स, ठीक है, और इनका बहुत बड़ा सोशल इन्फ्लुएंस होता है, ये एसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। इस तरह से हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर दिया। फिर उसके बाद बात आई पहले, अब देखो इसको समझाना यहाँ पे इतना बड़ा करके केस स्टडी लिखना, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए होती हैं, दीज आर द साइनॉप्सिस, कि कल को अलग से शमन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, सो दिस इज हाउ, और आपको जो है वो चीज़ों को लिखना है, ठीक है। सो शमन के जो रोल्स हैं, फंक्शंस हैं, पहला जो रोल है, शमन इज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द ह्यूमन वर्ड्स एंड द स्पिरिचुअल वर्ड, ठीक है, और यानी कि देर इज अ स्पिरिचुअल वर्ड राइट देयर एंड ही बिकम्स एन इंटरमीडिएटरी। और जैसे फॉर एग्जांपल युक्त कम्युनिटी है साइबेरिया की, उसके अंदर ये हीलिंग करता है, डिविनेशंस करता है, रिचुअल लीडरशिप जो भी होता है वो शमन के हाथ में रहता है, ठीक है। तो शमन जो है दैट इज द कल्चरल कस्टोडियंस providing the guidance and maintaining the spiritual balance within the communities। कल्चरल कस्टोडियंस का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्नाइजेशन आती है, अब मॉडर्नाइजेशन के चलते देर आर मैनी कस्टम्स, मैनी ट्रेडिशंस दैट चेंज, ठीक है, जिनमें एक चेंज जो है वो आ जाता है। अब बेसिकली जो शमन्स हैं वो आपको बुलाते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम और आपको बताते हैं दैट व्हाट योर रिलीजन इज, व्हाट योर कस्टम्स आर, ठीक है। सो शमन्स ऑब्वियसली उनका एक रिलीजियस रोल भी रहता है, बट दे आर दी कल्चरल कस्टोडियंस ऑल्सो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अरुणटा के अंदर हम देखते हैं, अरुणटा के अंदर आपके पास जो है, जैसे लेट्स से दिस इज द टोटम, टोटम के पास जो है एक प्रीस्ट या फिर एक शमन बैठा होता है, वो आपको आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर 6 मंथ्स और 7 मंथ्स, जब भी लोग आपस में इकट्ठे होते हैं टोटम को देखने के लिए, इसकी पूजा करने के लिए, तो वो लोगों को बताता है अब उनके कस्टम्स के बारे में, उनके ट्रेडिशंस के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में, उस टोटम के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो दे फैसिलिटेट कम्युनिटीज कनेक्शन बिटवीन विद द नेचर एंड कॉस्मोस, ठीक है, क्योंकि शमन जो है ही यूजेस सर्टन नेचुरल थिंग्स, कुछ जड़ी बूटियों का यूज़ किया जाता है, कुछ पेड़ों का यूज़ किया जाता है, कुछ पेड़ों के पत्तों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो सामग्री जो है वो बुलाई जाती है, लाई जाती है बाहर से, लोग लेके आते हैं अपने साथ में। सो पीपल दे इंटरेक्ट विद नेचर, और उसके बाद जो है वो कॉस्मोस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे सिनेमास के अंदर है वेंजुएला, सिनेमा इंडियंस जो हैं वो वेंजुएला और ब्राज़ील के इलाके में रहते हैं। फिर एक जो है वो केस स्टडी मैंने यहाँ पे डिस्कस की है, इवेंकीज ऑफ साइबेरिया, जो कि जो है वो हुमायूं ने डिस्कस की थी। तो एवेंकीज के अंदर यही देखा जाता है कि जो शमन्स हैं दे आर द इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द ह्यूमन कम्युनिटी एंड द स्पिरिचुअल नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है, थ्रू देयर स्पिरिचुअल जर्नीज और टेरेंसीज, ठीक है। कुछ जो है वो, अब देखो जो इवेंकीज के अंदर है, साइबेरिया में है शमन्स, दे आर ऑल्सो द मेडिसिन मैन। क्यों? क्योंकि वो जब भी कोई रिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं तो लोगों को थोड़ा बहुत जो है वो भांग वगैरह, कुछ पत्तियां वगैरह जो है वो खिलाते हैं, ठीक है। जिससे वो बेसिकली क्या होता है कि जो भी उनका तनाव होता है, जो भी वो चीज़ें सारी की सारी होती हैं, वो धीरे धीरे जो है वो उनकी गायब हो जाती है, चली जाती हैं, ठीक है। अगर somebody हैव अ मेंटल इलनेस, तो वो जो है वो उनको उन टेरेंसेस के ऊपर ले जाएंगे एंड इवेंचुअली दे विल फील रिलीव्ड, ठीक है। सो द शमन कम्युनिकेट्स विद दीज स्पिरिट्स थ्रू दोज टेरेंसेस, और उनका एक कनेक्शन बनाते हैं, लोगों का कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। या फिर जो है वो हीलिंग रिचुअल्स भी वो लोग करते हैं,
कई बार जो है वो हीलिंग रिचुअल्स करते हैं, या फिर जब हंटिंग गैदरिंग के ऊपर लोग जा रहे होते हैं तब वो प्रार्थना करते हैं आत्माओं से कि स्पिरिट्स जो हैं वो उनको अच्छे तरीके से नेविगेट करें हंटर्स को। फिर उसके बाद बात आती है सॉर्सरर्स की। सॉर्सरर्स का भी ऐसे ही रोल रहता है, जो इनका ज़्यादातर रोल रहता है वो मैजिक के साथ रहता है। ठीक है, कई बार जो है वो पर्सनल गेन्स के लिए भी ये जो है वो मैजिक करते हैं। एम्यूलेट्स बनाते हैं, ताबीज़ बनाते हैं ये लोग, पोशंस बनाते हैं। ठीक है, और ये कुछ जो है वो रिचुअल एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं, जैसे पापुआ न्यू गिनी ऐसी जो सोसाइटीज़ के अंदर हैं, इनका बहुत बड़ा जो है सॉर्सरर्स का रोल रहता है। ठीक है, सो इनका इट दे होल्ड अ कम्प्लेक्स सोसाइटल पोजीशन। ठीक है, और इनके पास जो है वो एम्बॉडिंग कल्चरल नॉर्म्स अबाउट पावर, मॉर्टलिटी, इंटरप्ले विद इन द नेचुरल एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, सो सॉसरी प्रोवाइड्स एक्सप्लेनेशन फॉर द अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो इतना अच्छा व्यक्ति हूँ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। जब आप ऐसे क्वेश्चंस पुट करते हो तो ऐसे क्वेश्चंस के जो जवाब हैं अल्टीमेटली दे कम फ्रॉम दी सुपरनेचुरल, और दे कम फ्रॉम दीज सॉसरर्स। ठीक है, वो सॉसरर्स जो है वो आपको जवाब देते हैं दैट्स सो एंड सो स्पिरिट्स, ये जो है वो आपसे राजी नहीं थी, खुश नहीं थी, अब मेरे से जो है ये टूना टपक्का जो है वो करवा लो। ठीक है, सो जैसे अजानडेज के अंदर होता है। सो इवन पिटचर ने किस तरह से अजानडेज और सूडान के अंदर काम किया है वो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इनके पास जो सॉर्सरर्स हैं, इनके पास सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है। एंड इवेंचुअली जो है सॉर्सरर्स इन दिस कल्चर, इनको जो है वो ये माना जाता है दैट दे कैन मैनिपुलेट द मिस्टिकल फोर्सेस, हार्म कॉज कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसी अपनी पावर को यूज़ करते हैं फॉर देयर पर्सनल एंड पॉलिटिकल गेन्स। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है मेडिसिन मैन की। मेडिसिन मैन बेसिकली वो इंसान होता है जिसके पास हर्बल नॉलेज होती है। ठीक है, वो जो है वो आपके पास एक एडवाइज़र की तरह भी काम करता है, काउंसलर की तरह भी काम करता है, एंड ही इज़ जनरली द कम्युनिटी लीडर ऑल्सो। ठीक है, अब देखो हर्बल नॉलेज जो है इट वॉन्ट बी विदाउट द नॉलेज ऑफ स्पिरिट्स। ठीक है, स्पिरिट्स की नॉलेज भी थोड़ी बहुत जो है वो इसके पास होती है। सो ये सिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें कंडक्ट करता है। ठीक है, सो इसका एक केस स्टडी जो है वो नवाहो हीलर्स का केस स्टडी मैंने इसके अंदर दे रखा है, कि कैसे वो जो है यूजिंग हर्ब्स, रिचुअल्स, ठीक है, सैंड पेंटिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो जो है वो कम्युनिटी की हेल्थ हार्मोनी के लिए काम करते हैं। अब बेसिकली इंटर रिलेशन इनके अंदर हमने बैठाया है। इंटर रिलेशन बेसिकली यही है दैट शमन्स, जैसे इवेंकीज के अंदर हमने देखा, ये आपको स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर ले जाते हैं। सो ये रिलीजन को सिंबलाइज करते हैं। सॉसरर्स जो है वो आपके पास मैजिक को सिंबलाइज करते हैं। मेडिसिन मैन जो है वो साइंस को सिंबलाइज करते हैं। बेसिकली ये जो तिकड़ी है ये हमें ये बताती है दैट देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। मैजिक इट को एग्जिस्ट विद साइंस, साइंस इट को एग्जिस्ट विद रिलीजन, रिलीजन इट को एग्जिस्ट विद मैजिक। सो ये जो तिकड़ी है, ड्रॉ ट्रायंगल, और इसके अंदर आप इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो है वो ट्राइबल सोसाइटी और नेचर वर्ल्ड, जो कि आपका नेचुरल वर्ल्ड होता है, इसके साथ ये इंटरेक्ट करती है। हर एक सोसाइटी के अंदर ये तिकड़ी मौजूद होती है, तो आपके पास जो है वो डायकॉटमी नहीं है इनके अंदर। ठीक है, सो उसी तरह से हमने जो है डिस्पाइट द डिफरेंसेस ईच रोल रिफ्लेक्ट रिस्पेक्टिव सोसाइटीज वर्ल्ड व्यू, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल स्पिरिचुअल इंटरफेस अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी ऑफ द ह्यूमन कल्चर्स। ठीक है, सो द प्रैक्टिसेस ऑफ एंड द रोल ऑफ शमन, सॉसरर, मेडिसिन मैन, ये ओवरलैप करते हैं। कई बार एक ही इंसान तीनों रोल जो है वो निभा रहा होता है, जैसे इन्यूट्स के अंदर देखा जाता है, तीनों रोल एक ही इंसान के पास होते हैं। ठीक है, सो शमन कई बार वो हीलर की तरह भी काम करता है, कई बार मेडिसिन मैन की तरह भी काम करता है, कई बार शमन जो है वो आपके पास एक प्रीस्ट की तरह भी काम करता है। ठीक है, सो देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ दीज पीपल। ठीक है, तो आपके पास ये जो तिकड़ी होती है मैजिक, रिलीजन और साइंस की, और इनके जो प्रैक्टिशनर्स हैं दे ऑल्सो ओवरलैप विद ईच अदर। ठीक है जी, गॉट द पॉइंट। भाई बात समझ में आ गई?
अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, मैं लिख के बता देता हूँ। अच्छा, अगर किसी का डाउट हो तो भाई पूछ लो। एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? अंकित, आपके आंसर्स मैंने चेक कर दिए थे, वो भेजने पड़े हैं, इसी के अंदर हैं। मैं क्लास के बाद इसको भेज दूंगा, ठीक है, आपको पर्सनली। फेस्टिवल की वजह से सारी चीज़ें जो हैं वो उथल पुथल हो जाती हैं एक बार। ओके, चलिए, वेरी गुड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमिज्म एंड डीप इकोलॉजी। ठीक है, 10 मार्क का ये क्वेश्चन जो है वो आया था, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, हाँ, अब बताओ दैट व्हाट इज एनिमिज्म। एंड का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन, दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो आपको समझाना है अच्छे तरीके से, ठीक है। सो बेसिकली एनिमिज्म क्या होता है? इट इज सोल वर्शिप, ठीक है, बिलीफ इन सोल, ओके। सो और सोल वर्शिप, जब आप आत्माओं की पूजा करते हो, ठीक है, दिस इज नोन एज एनिमिज्म। एंड व्हाट इज डीप इकोलॉजी? Cultures have distinct spiritual essence. Very good, very good. यार कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लिखते हो आप लोग, है ना। Animism is the belief that all object, places, creature have distinct spiritual essence. ठीक है, अपने आप से इस चीज़ को पूछो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा है कि आत्मा होती है, सब में आत्मा होती है, ठीक है। अगेन देखो, ज्ञान जो है ना वो प्लेजर का विषय होता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके लिए पढ़ाई जो है वो लोड बन रही है तो खेती करना शुरू कर दो, ठीक है। मेरा ये बिलीफ है, हमेशा ये मेरा बिलीफ रहा है, ठीक है। मैंने जैसे अब भी मैं पढ़ा भी रहा हूँ, आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ एट फुलेस्ट। मुझे कई बार क्लास लेते हुए देखना आप, ठीक है, मुझे नहीं पता चलता कि 1.5 घंटा कब हो जाता है। 1.5 घंटे बाद जो है वो अगर घड़ी पे जाती है निगाह तब पता चलता है कि हाँ कुछ हुआ है, ठीक है। तो आप जो है चलो इसके ऊपर आते हैं, डीप इकोलॉजी। तो ट्राई टू यू नो enjoy द थिंग्स। तो हाँ, लिविंग एंटिटी मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, ठीक है। तो इवेंचुअली जो है वो इंजॉय करिए इस चीज़ को, इस चीज़ के प्रेशर के अंदर मत रहिए कि इसको करना है, इसको ऐसे ही लिखना है, वर्ड टू वर्ड ऐसे ही लिखना है, ऐसे नंबर आएंगे, नहीं आएंगे। इंजॉय करिए अपने आप को, चीज़ों को समझिए। भाई ये विषय बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, प्रोवाइडेड यू आर enjoying इट, ठीक है, यू फाइंड इंटरेस्ट इन दिस। अगर आप वो मैकेनिकल अप्रोच लेके आएंगे ना कि मुझे एक दिन के अंदर ये 4 चैप्टर करने हैं एंड हेंस आई डू समथिंग, बहुत ही कुछ बड़ा हम जो है वो कर लेंगे, बहुत बड़ा हाथ मार लेंगे, ठीक है। वो जो एक
टारगेट होता है वो होना चाहिए, ठीक है। बट इवेंचुअली ट्राई टू एंजॉय इट, और एंजॉय इस तरह से ही करोगे जब आप अपनी मदर टंग के अंदर इस चीज़ को समझाओगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सैम ने लिखा था, मैंने कहा कि मेडिसिन मैन और जो सॉर्सरर हैं वो एक होते हैं बहुत सारी सोसाइटी के अंदर, तो उसने लिखा हाँ जी छोटे भीम में जैसे बोधी वाला बाबा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी अब आपको, ठीक है। अल्टीमेटली यही एग्जामिनर देखता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग। तो उसको देखो, जो आपकी ज़ुबान है उसके अंदर पढ़ो, चीज़ों को सिंप्लीफाई करो, ठीक है। यहाँ पे सनॉप्सिस में कई बार ऐसे शब्द लिखने पड़ जाते हैं कि मन नहीं मान रहा होता कि कम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी या फिर कम्प्लेक्स जार्गन्स जो हैं वो लिखें, बट चीज़ों को बेचना भी है हमको, तो ठीक है। तो वो जो एक एकेडमिक लैंग्वेज है वो उसको लिखना पड़ जाता है हमें, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका ये काम होता है दैट सिंप्लीफाई करके मज़े लो, ठीक है। यू आर इन बेस्ट ऑफ योर लाइफ। इसके बाद जो है जब चीज़ों को वापस पलट के देखोगे तब देखोगे कि यार ज़िंदगी कितनी बढ़िया थी, ठीक है। सो आपके पास जो है वो डीप इकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि इकोलॉजी इनकम्पासेस एवरीथिंग, दैट इकोलॉजी के अंदर हर एक चीज़, जो भी चीज़ है वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंदर है, कि आपसे जो है वो बड़ी, आपकी ईगो से बड़ी जो है वो इकोलॉजी है, दैट इज डीप इकोलॉजी, ठीक है। हाँ, इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द लिविंग बींग्स एंड एनवायरनमेंट, दिस इज बेसिकली द डीप इकोलॉजी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वही सारी चीज़ें याद रहती हैं जो कि सच में समझी हुई होती हैं एग्जामिनेशन हॉल में। एनीवेज, सो इकोलॉजी का मतलब होता है दैट, डीप इकोलॉजी का मतलब है कि सारी जो इकोलॉजी है वो हमसे किसी और से बहुत बड़ी है, ठीक है। और ये जो इकोलॉजी है इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द ईगो, आपके बीच वाला कनेक्शन, और जो भी आपके पास जो है वो बाकी लिविंग बीइंग्स हैं, उनका जो भी कनेक्शन बनाया जा रहा है वो इस इकोलॉजी से बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे पेड़ पौधे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं, जानवर हैं, कुछ भी है, उन सारी चीज़ों के बीच में और आपकी ईगो के बीच में, आपके बीच में जो एक कनेक्शन बनाया जा रहा है दैट इज विद द हेल्प ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। और डीप इकोलॉजी मानता है कि इकोलॉजी सबसे बड़ी चीज़ है, अगर यही कनेक्शन नहीं रहेगा, अगर यही चीज़ें टूट जाएंगी, देन इवेंचुअली ईगो भी लूज हो जाएगा और जो बाकी लोग हैं वो भी लूज हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज डीप इकोलॉजी, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हमें यह समझाना है कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, एनिमिज्म किस तरह से डीप इकोलॉजी को प्रमोट करता है वो हमें समझाना है। इसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने एलपी विद्यार्थी का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। आप बिल्कुल सही है, उस एग्जाम्पल को ले सकते हैं कि एलपी विद्यार्थी के अंदर जो गोसाई का कंसेप्ट है, मलेयर्स के अंदर जो गोसाई का कंसेप्ट है, वो किस तरह से लोगों का बिहेवियर जो है वो चेंज कर रहा है ठीक है। वो लोगों की एक हैबिट बना रहा है दैट दे मस्ट नॉट ओवर यूज एनीथिंग। और जो गोसाई हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो जो है वो पेड़ों के अंदर रहते हैं, ट्रीज में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। तो लोगों की एक आदत बन जाती है कि फॉरेस्ट को पूजते हैं वो लोग। सो क्योंकि फॉरेस्ट को पूजा जाता है तो इसकी वजह से इवेंचुअली, ताकि बिकॉज गोसाई की पूजा तभी होगी ना अगर आप फॉरेस्ट को पूजोगे, तो इस तरह से उनका एक रिलेशनशिप बन जाता है ट्रीज के साथ, ठीक है। देन इवेंचुअली आपको इन्हीं इसी रिलेशनशिप की वजह से ऐसी बड़ी बड़ी जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मूवमेंट्स हैं, जैसे चिपको मूवमेंट हो गई, ऐसी मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। चिपको मूवमेंट के अंदर लिटरली अगर आप लिटरेचर पढ़ोगे ना तो वहां पे मिलेगा कि लोग रो रहे थे जब फॉरेस्ट को काटा जा रहा था या फिर ट्रीज को काटा जा रहा था, दे वर लिटरली फीलिंग इट,
कि जब कुल्हाड़ा उनके ऊपर, ट्रीज के ऊपर चलाया जा रहा है तो उनको पेन हो रहा है। ये पेन कैसे होता है लोगों को, ऐसी इम्पैथी कैसे आती है लोगों के अंदर? बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। और ये कनेक्शन कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ सोल वर्शिप। उनके अंदर सोल वर्शिप, सोल कहाँ पे रहती है, आत्माएं कहाँ पे रहती हैं, ये माना जाता है दैट दे आर इन दी फॉरेस्ट। तो वो फॉरेस्ट को पूजना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उनकी पूजा होती है, उनके अंदर वो रहते हैं, एंड इवेंचुअली दे फील दैट फॉरेस्ट दे हैव बिकम देयर गार्जियंस। ठीक है। हाँ, ब्लैक बक वाला भी आप कंसेप्ट जो है वो लिख सकते हो। ब्लैक बक से ज्यादा बिश्नोईज के अंदर सेक्रेड ग्रूव्स हैं। ब्लैक बक इज समथिंग वेरी डिफरेंट। सेक्रेड ग्रूव्स का आप एग्जांपल लिख सकते हो। सेक्रेड ग्रूव्स आर मच legitimate एग्जांपल टू गिव हियर। ठीक है। तो दिस इज व्हाट हियर दिस इज व्हाट इन दिस क्वेश्चन यू शुड राइट। ठीक है। एनिमिज्म एंड डीप इकोलॉजी का मतलब है कि एनिमिज्म इस डीप इकोलॉजी को, कंसेप्ट को किस तरह से प्रमोट कर रहा है। गॉट द पॉइंट? ये बात समझ में आ गई? डीप इकोलॉजी का कंसेप्ट ये है दैट इफ यू वांट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, या फिर आप एक बैलेंस में रहना चाहते हो नेचर के साथ, नेचर और डेवलपमेंट का बैलेंस बनाना चाहते हो, तो आपको ये एक सेंस और ये एक इंटरकनेक्टेडनेस जो है वो नेचर के साथ रखनी पड़ेगी। आपको नेचर के अंदर जाना पड़ेगा, और जो इम्पैथी की फीलिंग है जो आप दूसरे मनुष्य के साथ बना रहे हो, इसी एम्पैथी की फीलिंग को आपको नेचर के साथ बनाना पड़ेगा। और इंडिया के अंदर ये सारी चीजें हैं। कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ सोल वर्शिप। हम ऑलरेडी उनकी पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, भूमि की पूजा करते हैं। सो वी आर कनेक्टेड विद देम। ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी का कंसेप्ट अगेन जो इसका ड्राइविंग फोर्स है दैट इज एम्पैथी। ओके, गॉट द पॉइंट? हाँ, लिविंग स्टेटस टू गैंगेज, अगेन दे आर जस्ट अ, इट इज जस्ट अ स्टेप। ठीक है। ओके, चलो लिखो इस चीज को। भाई समझ में आ गया डीप इकोलॉजी क्या होती है? ठीक है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा था कि डीप इकोलॉजी क्या है। डीप इकोलॉजी का मतलब है एक सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस विद इन्वायरमेंट। ठीक है, अदर लिविंग बींग्स अदर देन यू। अब आप कनेक्टेड क्यों नहीं हो? क्योंकि भैया पूरा दिन उस कंक्रीट के जंगल में रहते हो। पेड़ कब देखा था लास्ट? पेड़ आपने जो है कब जंगल देखा था, या फिर कब बहुत सारे पेड़ आपने देखे थे? कब पेड़ के नीचे बैठे थे? बैठे ही नहीं थे कभी। तो वो कनेक्टेडनेस कैसे आएगी? डीप इकोलॉजी कहता है। और ये जो फॉरेस्ट विजिट्स हैं, ये सारा कुछ जब किया जाता है स्कूल करिकुलम के अंदर, हम लेके आने की बात कर रहे हैं, तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट कॉल्ड डीप इकोलॉजी। ठीक है। ये आप एक कनेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो रही है। ओके, गॉट द पॉइंट? चलिए, ठीक है, लिखिए इस चीज को एंड देन आई विल रिज्यूम इट। ओके, शुरू करते हैं एनिमिज्म एंड डीप इकोलॉजी। सो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं इस चीज को दैट animism and deep ecology, they are profound philosophies that offer unique perspectives on the relationship between humans and the natural world। ठीक है जी। तो अब ये बहुत ही हमने एक जेनरिक सा स्टेटमेंट लिख दिया कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। वाइल एनिमिज्म
imbues that all living and non-living entities with spiritual essence, ठीक है, are with spiritual essence, ठीक है. डीप इकोलॉजी प्रमोट्स एन इकोसेंट्रिक व्यू. इकोसेंट्रिक व्यू का मतलब क्या होता है कि पहले इकोलॉजी को देखा जाएगा, फिर उसके बाद मेरा ईगो आएगा, ठीक है. इकोसेंट्रिक व्यू पॉइंट, नॉट ईगोसेंट्रिक व्यू पॉइंट, ठीक है जी. तो इकोसेंट्रिक व्यू पॉइंट जो है वो डीप इकोलॉजी प्रमोट करती है, दैट वी शुड केयर अबाउट ईच अदर्स लाइव्स, ठीक है. हर किसी की जिंदगी के बारे में हम जो है वो सोच के फिर अपना डिसीजन लेंगे. अब ये सोच कैसे आएगी? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ एम्पैथी, ठीक है जी. गॉट द पॉइंट. फिर उसके बाद एनिमिज्म क्या होता है वो हमने, अगेन यू डू नॉट हैव टू इनकलकेट इन योर आंसर्स. ऊपर वाला लिख दिया काफ़ी है, फिर नीचे जस्ट विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज आप समझा सकते हो चीज़ को, ठीक है. एनिमिज्म का बिलीफ क्या है? एनिमिज्म अनीमा से आया है, जिसके अंदर बेसिकली हम ये मानते हैं कि हर एक लिविंग एंटिटी के अंदर, नॉन लिविंग एंटिटी के अंदर एक जो है वो कॉन्शियसनेस होती है, स्पिरिचुअल असेंस होती है, आत्मा होती है. हर किसी के अंदर अनीमा होता है, ठीक है. एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर, रिवर के अंदर, माउंटेन के अंदर, वेदर फिनोमिना के अंदर, कुछ भी हो रहा है उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस है, अनीमा है उसके अंदर, ठीक है. सो दे फील दैट दी स्पिरिट्स, ये जो है वो ह्यूमंस के साथ और बाकी जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. और अगर हम इनकी इज्जत करेंगे, हम इनकी रिस्पेक्ट करेंगे स्पिरिट्स की, तो ये स्पिरिट्स भी हमें हार्म नहीं करेंगी, हमें रिस्पेक्ट ही करेंगी. फिर इसका रोल क्या रहता है जो है वो कल्चर्स के अंदर? एनिमिज्म प्रमोट्स द डीप सेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप. क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि हर एक लिविंग एंटिटी या नॉन लिविंग एंटिटी के अंदर आत्मा है. लेट से पेड़ को हमने काटा है, तो पेड़ की भी एक कॉन्शियसनेस थी, उसकी भी एक आत्मा थी, उसके अंदर भी जो है वो सोल रहा करती थी. ऑब्वियसली इस पेड़ को हमने काटा या फिर हमने पेड़ों की ओवर एक्सप्लॉयटेशन की, तो इवेंचुअली ये जो आत्माएं हैं दे आर गोइंग टू हार्म अस, ठीक है. तो इट मेंटेन्स, ये जो है वो रेसिप्रोसिटी का रिलेशनशिप बन जाता है. इट मेंटेन्स द गुड रिलेशनशिप विद द स्पिरिट्स एंड स्पिरिट्स ऑफ नेचर, ठीक है. सो फिर उसके बाद जो है वो डीप इकोलॉजी की बात आ जाती है. डीप इकोलॉजी ये जो है वो आर्न नीस ने कॉइन किया था, और इसका जो है वो पर्सपेक्टिव यही है दैट ह्यूमैनिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, इट इज़ नॉट सुपीरियर और सेपरेट फ्रॉम इट, ठीक है जी. सो आपके पास जो है वो डीप इकोलॉजी, इट आर्गूज फॉर मोर होलिस्टिक अप्रोच टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इट्स प्रोटेक्शन टू बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम, ठीक है. इसका जो है वो एप्लीकेशन क्या रहता है? इट एडवोकेट्स फॉर द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल सिस्टम्स, कि आपको जो है वो सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहिए, विल्डरनेस के साथ जो है वो रहना चाहिए, उनकी प्रिजर्वेशन करनी चाहिए, ठीक है. अब दोनों के अंदर इंटरकनेक्टेडनेस क्या है? अब यहाँ से जो सवाल है वो शुरू होता है. ऊपर वाला जो मैंने ये चीज़ें लिखी हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी हैं, ठीक है. क्योंकि यूपीएससी का ये एक मकसद ज़रूर रहता है कि जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसी को मोर तोड़ के जो है वो पूछा जाएगा. ओके, चलो. अब दोनों के अंदर इंटरकनेक्टेडनेस क्या है ये हम देखते हैं. सो बोथ एनिमिज्म एंड डीप इकोलॉजी प्रपोजेस फॉर अ होलिस्टिक एंड इंटरकनेक्टेड व्यू ऑफ लाइफ, कि ह्यूमन जो है वो सुपीरियर नहीं रहेंगे, वो इंटीग्रल पार्ट रहेंगे एनवायरनमेंट का, ठीक है. और इकोलॉजी जो है वो इंटरकनेक्शन बनाएगी ह्यूमंस का और जो बाकी लिविंग बींग्स हैं उनका. आपके पास जो है वो, अगर हम रिचर्ड नेल्सन का काम जो है वो क्यूकॉन लोगों के अंदर देखें अलास्का में, तो वो भी जो है वो इसी तरह से हमें नज़र आता है. नेल्सन जो है वो इसी चीज़ को देखते हैं कि क्यूकॉन लोग जो हैं वो एनिमिस्टिक बिलीफ्स को फॉलो करते हैं, ठीक है. और वो क्योंकि एनिमलिस्टिक बिलीफ को फॉलो करते हैं, दे थिंक दैट स्पिरिट्स आर एवरीवेयर, और उनके अंदर भी वैसी ही एक स्पिरिट है जो ट्री के अंदर है, जो प्लांट्स के अंदर है, जो बाकी एनिमल्स के अंदर है, ठीक है. तो बिकॉज
आपके अंदर भी वही कॉन्शियसनेस है जो बाकियों के अंदर है, सो यू विल बी eventually you will be seeing yourself as an integral part of the greater environment. Okay, so their belief in the ina or spirit, तो जो कि हर एक लिविंग बीइंग के अंदर एग्जिस्ट करती है, ये डीपी इकोलॉजी का कंसेप्ट जो है वो प्रमोट करता है। ठीक है, बिकॉज आपके अंदर भी वही है जो बाकियों के अंदर है, तो ऑब्वियसली आप जो है वो अपने आप को समांतर मानोगे, बाकियों के समक्ष मानोगे, अपने आप को आप बड़ा या छोटा नहीं मानोगे। ठीक है, देन उसके बाद एनिमिज्म इनहेरिट्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल द लिविंग एंटिटीज एंड दिस एकोज द प्रिंसिपल ऑफ डीप इकोलॉजी। ठीक है, विच इवेंचुअली अपहोल्ड्स द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स। जैसे आपके पास किनीथ बासो ने वेस्टर्न वेस्टर्न अपाचे ट्राइब के अंदर जो है वो काम किया था। बासो की जो एथनोग्राफिक स्टडी है वो यही चीज कहती है that their cultural practices reflect deep connection with and respect for the environment, जो कि डीप इकोलॉजी के प्रिंसिपल के साथ अलाइन करता है। अगर वो किसी की हंटिंग भी करते हैं, किसी बिसन का शिकार करते हैं, कोई भी शिकार भी किया जाता है, तो शिकार करने के बाद उस मीट को रिस्पेक्ट दी जाती है, उसकी आत्मा को इज्जत दी जाती है। ठीक है, उसकी पूजा की जाती है, फिर उसके बाद उस मीट का जो है वो सेवन किया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है दैट यू हैव अबेंडेंड कटिंग ट्रीज, यू हैव अबेंडेंड किलिंग एनिमल्स। इसका मतलब सिर्फ ये है डीप इकोलॉजी का कि आप उतना ही शिकार करोगे जितने की ज़रूरत आपको है। ठीक है, जितने की ज़रूरत है आपको। और एनिमिज्म के अंदर भी अब देखो, हंटिंग गैदरिंग ट्राइब हैं, वो सोल वर्शिप करती हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भूखे मर रहे हैं। सभी वो शिकार करते हैं, वो ट्रीज को भी काटते हैं, सब कुछ होता है, बट दे गिव रिस्पेक्ट टू दैट। ठीक है, उतना ही करेंगे जितने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो ये जो है वो इकोसेंट्रिक अप्रोच देता है। जैसे फॉर एग्जांपल एलपी विद्यार्थी का मैंने मलेर्स वाला एग्जांपल जो है वो कोट कर दिया। सो दे बोथ कॉल फॉर रीओरिएंटेशन ऑफ ह्यूमन एटीट्यूड एंड बिहेवियर टूवर्ड्स द मोर रिस्पेक्टफुल एंड रेसिप्रोकल रिलेशनशिप विद द नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल रॉय रैपापोर्ट का सिम्बागा मरिंग का एग्जांपल है पापुआ न्यू गिनी के अंदर। सो रॉय रैपापोर्ट जो है वो इस चीज़ को रिलीव करते हैं कि कैसे उनके एनिमलिस्टिक बिलीव्स हैं। ठीक है, तो दैट इनकम्पासेस रिचुअल्स लाइक पिग फेस्टिवल। अब पिग फेस्टिवल के अंदर बेसिकली क्या देखा जाता है कि बहुत सारे पिग्स को कर्ल किया जा रहा है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको कर्ल करके जो है वो आप फेंक दे रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है। पिग्स को कर्ल किया जाता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, ताकि जो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो मेंटेन रह सके। ठीक है, सो उन चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि अगर पिग्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो दे विल हैव टू एक्सप्लॉइट मोर लैंड, फॉरेस्ट को कट करना पड़ जाएगा एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करने के लिए, पिग्स को फीड करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन द नेम ऑफ द सोल वर्शिप दे कल द पिग्स, पिग्स को मार देते हैं, एक्स्ट्रा जो पॉपुलेशन होती है। तो पिग्स की पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में रहती है और उनको एग्रीकल्चर आगे एक्सपैंड करने में नहीं मिलती। दे डू नॉट जनरली एक्सपैंड दैट मच, और जो पॉपुलेशन जो फॉरेस्ट कवर है वो ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है, सो दिस फाइंडिंग ये जो है वो हमें बताती है कि कैसे दोनों चीज़ें, आपका रिलीजन और आपकी इकोलॉजी, एक सिम्बॉयसिस में रहता है। ठीक है, फिर हमने जो है कंक्लूजन कर दिया। ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? इंडिया में झूम कल्टीवेशन भैया ट्राइब, हाँ भैया ट्राइब करती है। वो सबसे पहले इसकी पूजा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एग्जांपल दे सकते हो आप, भुया ट्राइब का एग्जांपल दे सकते हो। आजकल लल्लन टॉप की वो चल रही है, क्या कहते हैं उसको, चुनाव यात्रा चल रही है, तो उन्होंने भुया ट्राइब को विजिट किया था। ठीक है, सो आई वॉच दैट एपिसोड। आजकल वो झूम कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, बहुत कम है जो झूम कल्टीवेशन करते हैं, वो इंटेंसिव फार्मिंग ही करते हैं। और
जैसे हमारे यहाँ पे बीघा में ज़मीन काटी जाती है, जूम कल्टीवेशन के अंदर क्या होता है कि जो ज़मीन है ना, वो उसका असेंस या फिर उसके ओनरशिप का असेंस कम्युनिटी को बिलोंग करता है। आजकल भुइया के अंदर अगर आप देखो तो हर एक इंसान, जैसे हम कहते हैं कि मुझे 3 बीघा खेत आता है, तीन इतना ज़मीन आती है, तो वो भी इसी तरह से बोलते हैं कि उनको भी इतनी ज़मीन आती है। तो स्लैश एंड बर्न पहले हुआ करता था इस ट्राइब के अंदर, अब तो हाँ, अब तो जस्ट नाम का ही है। अब तो जैसे हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, नॉट दैट एक्सटेंसिव एज इन पंजाब हरियाणा, उतना इंटेंसिव नहीं होता है, उतनी मशीनरी नहीं यूज़ होती है, बट कल्टीवेशन चेंज हो चुका है, वो बहुत ही सेटल्ड लाइफ जो है वो जी रहे हैं। हालांकि बड़े बड़े मकान नहीं बनाने शुरू किए उन्होंने, बट सेटलमेंट्स हैं। ओके। ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, पूछ सकते हो भाई। दिस अंडरस्टैंडिंग हेल्प टू मेक पॉलिसीज एंड प्रोटेक्टिंग, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सेक्रेड ग्रुप्स का प्रोटेक्शन करना है, कैसे भी है। 3 क्वेश्चंस करवा दें यार, अभी टाइम हो चुका है। ठीक है। चलो घर के लिए क्वेश्चन लिख लो एक एक्स्ट्रा, ये वाला क्वेश्चन लिख लो। क्रिटिकली एक्सप्लेन द एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस टू रिलीजन। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेना अलग से। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, उसको लिख लेना। 2019 के अंदर क्वेश्चन आया था 15 मार्क पर, क्रिटिकली एक्सप्लेन द एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस टू रिलीजन। यही क्वेश्चन जो है वो अभी भी आया था, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच लिखो और साइकोलॉजिकल अप्रोच लिखो रिलीजन की। ठीक है, यही क्वेश्चन था। तो एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच के अंदर बेसिकली आप जो है वो दो तरह की अप्रोचेस लिखते हो। जो मेजरली ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, एक होती है एवोल्यूशनरी अप्रोच, दूसरी होती है फंक्शनलिस्ट अप्रोच। फंक्शनलिस्ट अप्रोच के बारे के अंदर दो लोगों को लिखना ज़रूरी होता है, एमाइल डरकाइम को लिखना ज़रूरी होता है और मलिनोस्की को लिखना ज़रूरी होता है। जो एवोल्यूशनरी अप्रोच है उसके अंदर जो है वो ई बी टायलर वगैरह तो आप लिख ही देते हो। ठीक है, सो ई बी टायलर की अप्रोच, उसकी जो है वो, फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर जनरली वी राइट अबाउट सिगमंड फ्यूड एंड कार्ल यंग। ठीक है, सिगमंड फ्यूड की आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके। नाउ दीज आर द क्रिटिकल एवेल्यूशन। चलो इसको ज़रूर लिखना, ठीक है, घर पे बैठ के लिख देना, क्योंकि ये आया भी था एग्ज़ाम के अंदर भी आया था। क्लिफर्ड गीट्स का पहले पर्सपेक्टिव लिखना था रिलीजन का, यानी कि सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव लिखना था रिलीजन का, फिर उसके बाद जो है वो आपको इन अप्रोचेस को बताना था। वे टू सर्च दीज केस स्टडीज़, यार ये केस स्टडीज़ जो हैं, अब सच में सच पूछो तो मुझे खुद को नहीं पता है।
कि मैंने कहाँ से लिखी थी ये केस स्टडीज़। ठीक है, ये केस स्टडीज़ का मेरे पास भी जो है वो नोट बने हुए थे व्हेन आई स्टार्टेड टू राइट दीज क्वेश्चंस। तो ये केस स्टडीज़ को मैंने अपने नोट से कंसल्ट किया था। सो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है। एक जो जनरली मैं ट्रेंड फॉलो किया करता था जब मैं मास्टर्स भी कर रहा था और जब यूपीएससी की मेरी भी तैयारी चल रही थी, जो कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, अगर वो ट्रेंड ये था, वो जनरली जो है वो अप्रोच ये रहा करती थी मेरी कि जैसे फॉर एग्जांपल ईपीजी पाठशाला या फिर कोई भी आप जो है रिसर्च पेपर पढ़ते हो, उसके नीचे रेफरेंसेस दी होती हैं। ठीक है, तो यूजुअली मैं क्या करता था कि लाइब्रेरी के अंदर जाके वो रेफरेंसेस जो है वो थोड़ी सी कंसल्ट कर लेता था। उसके अंदर जो भी एग्जांपल्स होती थी, जो भी केस स्टडीज़ होती थी, ठीक है, वो जनरली मैं मार्क कर लिया करता था कि ओके दिस इज़ व्हाट दे हैव डन, दिस इज़ व्हाट दे हैव डन। या फिर उन रेफरेंसेस को इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लो, तो आपको एक थोड़ा सा सेंस मिल जाता है कि अच्छा ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, सो ये जो है यूजुअली मैं फॉलो किया करता था वो तब। ठीक है, इट्स वेरी टाइम टेकिंग, बाकी चीज़ें जो है छूट जाती हैं इसके अंदर। अगर तो समय है आपके पास तो ये काम कर लो। अगर समय नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि जितना आपके पास मटेरियल है उसी को क्रिटिकल इवैल्यूएट करो कि क्या वो काफ़ी है, क्या वो सफिशिएंटली आपके आंसर को लिख सकता है। अगर नहीं लिख सकता तो ट्राई टू फिगर आउट समथिंग एल्स। ठीक है। इसके अंदर ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा मटेरियल डाल रहा हूँ। ठीक है, वेंकीज की केस स्टडी डाल दी। आप कोई इंडियन एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने लिख दिया वो पत्थर के ऊपर लकीर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ यहाँ पे, दैट ओके दिस इज हाउ यू हैव टू राइट, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट केस स्टडीज, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट ईच पॉइंट, दिस इज हाउ यू हैव टू इंटरप्रेट एंड थिंक अबाउट द क्वेश्चन। ठीक है, उस चीज़ को समझो।